नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जब कन्हैया की यात्रा की शुरुआत हुई तो आरजेडी ने जबरदस्त विरोध किया। अखिलेश सिंह ये पैगाम लेकर दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी माने नहीं, और राहुल गांधी को कन्हैया कुमार ने क्या समझाया ये कल हमने आपके साथ चर्चा की। लेकिन यात्रा के कुछ दिन बीते हैं, एक दो दिन बीते हैं, आप कह लीजिए। चंपारण से यात्रा शुरू हुई और इस तरीके से कन्हैया यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया इसे पद यात्रा का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दो, पलायन रोको। दरअसल बेरोजगार युवाओं को साथ लाने की तैयारी है। लेकिन जब लालू यादव नहीं माने तो लालू यादव के पास कौन सा पैगाम भेजा गया जिससे लालू प्रसाद थोड़े ठंडे पड़े, थोड़े नरम पड़े। उनको क्या कहा गया है कि दरअसल इस कन्हैया की जो यात्रा है उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मकसद है जिससे महागठबंधन को फायदा होगा, नुकसान नहीं। तो दरअसल राहुल गांधी ने लालू प्रसाद के पास क्या पैगाम पहुंचाया और लालू प्रसाद क्या उस पैगाम को सुनने के बाद क्या ठंडे पड़ गए, क्या मान गए? सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि आप देखिए इस यात्रा में अखिलेश सिंह भी शामिल है और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या कन्हैया इस यात्रा का मुख्य चेहरा है तो वो कहते हैं इस यात्रा का मुख्य चेहरा कोई नहीं है। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ही इस यात्रा का मुख्य चेहरा है। मतलब अखिलेश सिंह अभी भी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कन्हैया मुख्य चेहरा नहीं है। पर सवाल यह है कि वो पैगाम क्या था, वो मैसेज क्या था? क्या लालू मान गए हैं? कन्हैया यात्रा कर रहे हैं, लालू गुस्से में थे, तेजस्वी यादव गुस्से में थे, गठबंधन का भविष्य क्या था इसको लेकर के चिंता बढ़ रही थी। सवाल कई तरह के अभी भी उठ रहे हैं। पर कांग्रेस ने ऐसा क्या मैसेज लालू प्रसाद को दिया, राहुल गांधी ने, कि अब लालू प्रसाद यादव थोड़े ठंडे पड़ गए हैं या थोड़ा दिन इंतजार कर रहे हैं? पर कांग्रेस के भीतर की रणनीति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि एक तीर से कई शिकार कांग्रेस किस तरीके से करना चाह रही है। इस बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। पहले हम चलते हैं अपने मेहमान के साथ और उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर सुधांशु कुमार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहूँगा। आपको पता है कन्हैया लड़ना चाहते थे लोकसभा का चुनाव बिहार से। लालू प्रसाद की आपत्ति के बाद कन्हैया बिहार नहीं पहुंच सके, पर आज कन्हैया यात्रा कर रहे हैं और ये आप बेहतर जानते हैं कि लालू प्रसाद या आरजेडी इसको दिल से स्वीकार तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन अब कांग्रेस अड़ गई तो कन्हैया यात्रा कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि कन्हैया के बारे में ये मैसेज दिया गया कि ये एनएसयूआई की यात्रा है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक में पलीता लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कन्हैया को मैदान में उतारा गया है ताकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के साथ जुड़ा रहे और मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान महागठबंधन को नहीं हो। उल्टा अगर कन्हैया चलते हैं, कांग्रेस आगे बढ़ती है, मजबूत होती है, तो जो अपर कास्ट वोट बीजेपी का है वो महागठबंधन के साथ आ सकता है। इसलिए आपको बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। कन्हैया की यात्रा के बाद बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होने वाली है और ये सुनकर के लालू प्रसाद के तेवर थोड़े ढीले हुए। ये जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की बस यही रणनीति होगी या कांग्रेस की रणनीति इससे कहीं आगे? पंकज जी, मुझे लगता है कांग्रेस दो तरफा खेल रही है इस पूरे अपने स्टेप से। एक तो सबसे पहला, बिहार में कांग्रेस का कुछ जनाधार बच नहीं गया है, हम सब जानते हैं। 90 के बाद से आप देखेंगे तो कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है, ज्यादातर टाइम पे आरजेडी की ही। तो कांग्रेस किसी प्रकार से
उस प्रकार के नेताओं को ढूंढ रही है जो जमीन पर थोड़ी बहुत पकड़ बना सके, कांग्रेस का पुराना जनाधार वापस लेके आ सके। अभी आप ऐसे भी बिहार में देखेंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप आपको करीब करीब खाली दिखेगी। आपको अगर 5 बड़े नेताओं के नाम कांग्रेस के बोलने को बोल दिया जाए तो 2 मिनट सोचना पड़ जाएगा कि ऐसे कौन 5 बड़े नेता है जिनका जमीन पे आधार। तो एक तो सबसे पहला वो एक नॉर्मल जो भी हर पार्टी जो करती है वो जमीन पर जनाधार के लिए। कन्हैया चूंकि एक पॉपुलर फेस है, टीवी डिबेट के माध्यम से कह लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कह लीजिए, कम से कम युवा उनको जानते हैं एज अ चेहरा। तो अगर वो यात्रा पर निकलेंगे तो ट्रैक्शन आएगा और एक प्रकार से कांग्रेस विजिबल होगी ग्राउंड पे। लेकिन दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंशन कांग्रेस का इसमें है, वो मुझे लगता है कि राजद को एक प्रकार से बैकफुट पे रखना है। पंकज जी देखिए, अभी से लेकर जब तक चुनाव की घोषणा ही नहीं हो जाती, सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक एक प्रकार से गठबंधन में टसल चलती रहेगी कि कितनी सीटें आप मुझे देने वाले हैं और मैं कितनी सीटें मांग रहा हूं। और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ से ही आप कह सकते हैं कि देखिए मेरा इतना जनाधार है तो इतनी सीटें तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस कन्हैया को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अगर कन्हैया का जो ये पूरा यात्रा है इससे उसे ट्रैक्शन मिलने लगता है, इससे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग जुड़ते हैं, तो आरजेडी को कहेगी कि देखिए यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे मुद्दों से जुड़ रहा है। मुझे लगता है पप्पू यादव को भी इसमें जोड़ा जाएगा। आप देखिए किसी ना किसी प्रकार से उनको भी एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारा जनाधार बढ़ा है, युवाओं में हमारी सोच बढ़ी है, तो हमें अब ज्यादा सीटें चाहिए आपसे। अभी तक देखिए क्या होता था पंकज जी कि कांग्रेस बैकफुट पे रहती थी और जैसा आरजेडी डिक्टेट करती थी कि कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं बढ़ाना है या पप्पू यादव को बिहार में नहीं बढ़ाना है, तो मान के चलती थी। जो लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया तो बोल दिया। इनफैक्ट आपको याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अखिलेश प्रसाद को राज्यसभा भेजने के लिए भी मैंने ही कहा था, तभी कांग्रेस ने भेजा है। तो लेकिन अभी कांग्रेस क्या है, वो कह रही है कि मेरे पास लूज करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आने वाले दिनों में, तो क्यों ना एक प्रेशर टैक्टिक्स अभी से बनाया जाए, ग्राउंड पे एक इस तरह का प्रेशर बनाया जाए कि आने वाले दिनों में जब सीटों का बंटवारा होने की बात है तो मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाऊं गठबंधन से। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में थोड़ा सा इस पर विरोध है। देखिए आप अखिलेश प्रसाद सिंह का जो आपने इनफैक्ट बयान कहा, वो खुद भी भूमिहार जाति से आते हैं जिस जाति से कन्हैया आते हैं। कांग्रेस का यह सोचना है कि युवाओं में एक जनाधार बढ़ेगा और दूसरा भूमिहार जाति जो जनरली आप देखेंगे भाजपा की एक प्रकार से कोर वोटर रही है, उसमें कुछ सेंधमारी हो सकेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो पुराने नेता है वो ये मानने को तैयार नहीं, उन्हें ये बहुत खटक रहा है कि एक नया व्यक्ति आते के साथ पूरे पदयात्रा को लीड कर रहा है। भले ही टेक्निकली आप बोले कि एनएसयूआई और जो कांग्रेस का युवा मोर्चा है वो इसे लीड कर रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे नैरेटिव है वो ये है कि जैसे प्रशांत किशोर जनसुराज की यात्रा लीड कर रहे हैं, तेजस्वी अपनी यात्रा लीड कर रहे हैं, कन्हैया कांग्रेस की यात्रा लीड कर रहे हैं, तो उस लीग में देखा जाने लगा है। तो कांग्रेस के अंदर बहुत डिस्कंटेंट है और अखिलेश सिंह का जो बयान है उसी को दर्शाता है कि कांग्रेस का एक धड़ा जो सोच रहा है। दूसरा मुझे लगता है इफेक्टिवनेस के तौर पर भले ही कन्हैया जब निकले, एक तो उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो उनके पिछले बयान है और जेएनयू में जो कुछ भी हुआ था अभी तक उसको वो धो नहीं पाए हैं। मेरे ख्याल से इस यात्रा के दौरान वो अपने उस पुराने इमेज को धोने का प्रयास करेंगे और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो भी उनकी पॉलिटिक्स रही है वो बहुत लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स रही है, विरोध की पॉलिटिक्स रही है, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं रहा है। तो इस यात्रा के दौरान अपनी एक तो वो पुरानी इमेज धोने की कोशिश करेंगे, दूसरा भूमिहारों की वोट की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि कन्हैया या इनफैक्ट अखिलेश सिंह की भी आप बात करेंगे तो भूमिहार इनको अभी तक अपना नेता मानते हैं, भले ही अपनी जाति से हो। लेकिन भूमिहार के जो नेता हैं वो बहुत स्थापित नेता है बिहार में, इनको अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा भूमिहारों का नेता बनने के लिए और कांग्रेस को भूमिहार वोट में सेंधमारी करने के लिए। तो इफेक्टिवनेस का मुझे नहीं पता पंकज जी, लेकिन हाँ बार्गेनिंग चिप के तौर पर कन्हैया बहुत इफेक्टिव होने जा रहे हैं कांग्रेस नहीं, के लिए। बार्गेनिंग चिप के तौर पर इफेक्टिव होने जा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के पास पैगाम जो भेजा गया है प्रोफेसर सुधांशु कुमार, वो ये है कि भाई ये प्रशांत किशोर की काट है और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुस्लिम में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 17% मुसलमान हैं तो हम 17% से ज़्यादा टिकट देंगे। मुसलमान राजद के लालटेन में तेल की तरह जल रहे हैं, उनका इस्तेमाल तेल की तरह हो रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है और इसलिए मुसलमान को प्रशांत किशोर अपनी तरफ खींच करके इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और कई बार आरजेडी कह चुकी है कि यह प्रशांत किशोर पांडे, लोगों को पता नहीं था पांडे है, लेकिन आरजेडी हर जगह कहती है प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी की बी टीम है। और यह मैसेज पहुंचाया गया कि देखिए कन्हैया मुस्लिम वोट को साधेगा क्योंकि कन्हैया मुस्लिम में पॉपुलर हैं।
और ये भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी देखा गया। साथ ही साथ अगड़ी जाति में भी सेंधमारी करेंगे क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं, और ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कन्हैया की यात्रा से आपको नाखुश होने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या जो पैगाम भेजा जा रहा है, आपको लग रहा है कि मात्र इतनी ही बात है या इससे आगे भी है? एक तरीके से कांग्रेस अब बिहार में पिछलग्गू होना नहीं चाहती है। कृष्णा अल्लावरू ने तो कह दिया हम पिछलग्गू नहीं रहेंगे, हम किसी की बी टीम नहीं रहेंगे। आप देखिए एक तरफ कन्हैया जिनका इमेज एंटी मोदी वोट बैंक में बहुत शानदार है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मुस्लिम्स के बीच में भी बहुत बढ़िया। और सवाल ये उठता है, युवा हैं तो युवाओं के बीच में भी वो अपीलिंग है, उनको लोग पसंद करते हैं। कई लोग नापसंद भी करते हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन यह है कि पसंद करें ना पसंद करें, पर कन्हैया एक बड़ा चेहरा तो है और चर्चित युवा चेहरा है। ऐसे में जो लालू प्रसाद को कांग्रेस मैसेज भेज रही है, क्या बस कांग्रेस का इंटेंशन मात्र इतना ही है या इससे कहीं आगे है? आप कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार? पंकज जी, मुझे लगता है कि ये आफ्टर थॉट डिसीजन है कांग्रेस का। शुरुआत जब इस यात्रा की हुई थी तब शायद कांग्रेस को भी ये समझ में नहीं था कि मुझे ये अल्टरनेटिव्स के रूप में आ रहे हैं कि पीके का अल्टरनेटिव्स या पीके जिस वोट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका अल्टरनेटिव्स कन्हैया बन जाएंगे। ये मुझे लगता है बाद में जब ये लालू यादव और आरजेडी का प्रेशर पड़ा होगा तो कांग्रेस ने एक डिजाइन किया होगा कि उनको भी थोड़ा सा पेसिफाई कर लिया जाए। मेरी समझ तो ये, देखिए मेजर क्या है कि ये यात्रा बनाई ही इसलिए गई है ताकि कांग्रेस अपने आप को वहां थोड़ा मजबूत करे, और जो हमारे पहले के साथी कह रहे थे कि एक बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की बढ़े। आप याद करिए 2-3 बयान को अगर आप लोगे, लालू यादव जी का बयान ध्यान कर लीजिए कि भाई अब इंडिया अलायंस का जो लीडर है वो बदला जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो उधर से प्रेशर टैक्टिस हुआ है। ऐसा नहीं लालू जी ने नहीं मतलब कोई छोड़ा, या आरजेडी के कई बार बयान आए कि भाई पिछली दफा हमने 70 सीट दिया था तो, और हमारी सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और उससे ये मैसेज लग रहा था, ये हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उससे ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी क्योंकि वामपंथी अलायंस और भी हो सकता है, जैसे मान ली साहनी जी हैं वो सब आ रहे हैं तो कांग्रेस की कुछ सीटें कम होंगी। तो अब उसको कांग्रेस को एक तो उसको मैनेज करना था, एक तो ये चीज है उस चीज, ताकि जो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, जैसे पिछले बार 70 सीट जो मिली थी उसमें, और अलावरू जी का बयान भी आया है मोटे तौर पे कि उससे नीचे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो एक तो पहला जो है कि अपने ही साथी के साथ एक प्रेशर टैक्टिस करने के लिए एक ये प्रयास है, एक बात तो ये। दूसरा ये है कि आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में, मतलब जो अभी के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और इसके पहले वाले जो अध्यक्ष थे, इन लोगों ने कोई ऐसा कोई, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव हर, अगर आपको कोई संगठन को चलाना है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल कार्यक्रम, इस तरह के कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए जिससे संगठन मजबूत होता है। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे तो कांग्रेस ने पिछले 4-5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जबकि उसके सामने सामने अगर आप देखोगे चाहे जेडीयू हो, जेडीयू अपने तरीके से, उसके तो मुखिया नीतीश जी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की यात्राएं निकालते हैं और लीड करते हैं अपने पार्टी। बीजेपी ग्राउंड पे एक अलग तरीके का नैरेटिव्स गढ़ने में लगी है, वो लगातार चल रहा है। उसी के सामने आरजेडी को आप उठा के देखो तो आरजेडी भी लगातार उस तरह के नैरेटिव्स पे काम करे, खास करके जो सोशल जस्टिस वाले नैरेटिव्स। पर कांग्रेस के का जो लोकल संगठन है, बिहार का संगठन है, उसको आप कोई भी ऐसे नैरेटिव पे काम करते हुए नहीं देखो। अभी राहुल जी ने जब पहला कार्यक्रम किया था ये जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन, तो वो एक नैरेटिव का ही कार्यक्रम था कि चलो वहां पर जो जो संविधान बचाओ, या जो खास करके जो सोशल जस्टिस का एक नया नैरेटिव राहुल गांधी जी पिछले कुछ दिनों से लेकर चल रहे हैं, उसको एक तरह से वहां पर स्थापित करने के लिए। और राहुल गांधी का कार्यक्रम एक नहीं दो कार्यक्रम हुआ, एक तो पहले संविधान सुरक्षा का हुआ और फिर एक चौधरी जी का जो उनकी वर्सी मनाई गई थी, उनका जो स्मृति सभा टाइप जो हुआ था। तो ये एक तरह की प्लान इससे चीजें थी। और उसमें भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान में हम लोग वहां पर थे, तो वहां पर ये देखा गया कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन एक तरफ चल रहा है, उसी साथ साथ में कांग्रेस का जो है अखिलेश जी ने अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन लगा लिया था। और कार्यकर्ता सम्मेलन के पोस्टर और बैनर्स ज्यादा थे पटना के सड़कों पर, उस सम्मेलन का नहीं था, जबकि वो एक नेशनल लीडरशिप जो है एक नैरेटिव्स के ऊपर काम कर रही। तो मुझे लगता है कि ये नेशनल लीडरशिप को एक एहसास था कि वहां पर कांग्रेस को जिस तरीके से मजबूती मिलनी चाहिए, जिस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो, उस तरह से करने में लोकल लीडरशिप असफल हुई।
इसलिए पंकज जी आप देखेंगे कि एक पहली बार आप गौर कर पा रहे होंगे कि पूरे पूरे प्रकरण में आपको एक चीज दिखाई देगा कि पहली दफा कांग्रेस के ऑल फ्रंटल्स, मतलब जिसको कहते हैं ना, सेवा दल हो, युवा कांग्रेस हो, एनएसवाई हो, महिला कांग्रेस हो, ओबीसी मोर्चा हो, सबके पिछले जब से अलावरू गए हैं, मुझे लगता है 15-20 दिनों के अंदर ये सारे फ्रंटल्स जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। और सबके मुखिया, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट वहां जा रहा है, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा वहां पर पहुंची हुई हैं, ओबीसी चेयरमैन, ओबीसी इनका जो नहीं ठीक मोर्चा है, है वो उसके सारे चेयरमैन लोग अजय पहुंचे यादव भी हुए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सारा करके ये, जी एक सेकंड, एक बस एक एक इसको पूरा कर दो। देखिए, और इसलिए ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका मतलब कांग्रेस ने नेशनल लेवल पे एक प्लानिंग करी और उसमें उसने लोकल लीडरशिप की चिंता करना छोड़ दिया। मुझे जो समझ में आ रहा है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि वो देख चुके हैं कि बिहार की जो हमारी लोकल लीडरशिप है वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमको ऊपर से सारी तैयारी के साथ उतरना है और वहां पर संगठन को एज ए संगठन कांग्रेस को मजबूत करना है। उसकी पूरी तैयारी है। और उसमें चूंकि कन्हैया का एक, देखिए, बहुत पॉपुलर चेहरा है, बिहार के हैं, युवा हैं। और एक चीज और आपको पंकज जी बताऊं, आज से 2 से 3 साल पहले जब जब कांग्रेस में नहीं आए थे कन्हैया, मेरे ख्याल में 3 या 4, 2000 जो पिछला चुनाव से भी पहले, शकील अहमद खान करके एक विधायक है कांग्रेस के, शायद अभी वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार विधानसभा में, वो और कन्हैया ने मिलकर एक यात्रा की शुरुआत करी थी। और वो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं थी, वो अपने दम पर ये दोनों कर रहे थे। और उस यात्रा में काफी जो चीज आप कह रहे हैं ना, मुसलमानों का, खूब मुसलमानों की भीड़ जो है उस यात्रा ठीक के है, साथ जुड़ी थी। ठीक है। मेरे ख्याल में मैं जो बिहार के मैं साथी होंगे उनको उसकी याद है। आप प्रोफेसर सुधांशु कुमार जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कन्हैया मजबूत होते हैं, कांग्रेस मजबूत होती है, तो क्या लालू यादव ये जानकर के खुश हो जाएंगे? क्या पीयूष पंजी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, आपको लगता है कांग्रेस की मजबूती आरजेडी को रास आएगी, लालू प्रसाद खुश हो जाएंगे? ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ती है क्या? जो मैसेज राहुल ने भेजा है कि भाई हम तो प्रशांत किशोर का काउंटर ढूंढे हैं, मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ रहे, महागठबंधन का वोट बटे नहीं। जवाब में यह भी कहा गया कि अरे भाई बेलागंज में कैसे हार गए आप, 35 साल से हारे नहीं थे, आप इसलिए हार गए क्योंकि 18,000 वोट जनसुराज पार्टी लेके चला गया, 10% वोट जनसुराज पार्टी काट लिया। तो ये पीके की काट में हमने कन्हैया को उतारा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि महागठबंधन के वोट को मजबूती से कंसोलिडेट करने के लिए हमने कन्हैया को उतारा। देखिए पंकज जी, कोई भी क्षेत्रीय दल जो है, जो मजबूत स्थिति में हो किसी राज्य में, निश्चित रूप से वो नहीं चाहता कि कोई राष्ट्रीय दल जो है वो मजबूत हो और जो है कि उसके आधार को जो है वो जो है कि कम करता हुआ दिखाई दे। तो इस हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव खुश नहीं होंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार जो है एक पिछलग्गू रही है बिहार में आरजेडी की। और लालू यादव, ये हम सब जानते हैं किस तरह से लालू यादव ही निर्णय करते रहे हैं कि कौन उनका जो है कि प्रदेश अध्यक्ष होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसको राज्यसभा भेजा जाएगा, ये तमाम चीज़ें पूरी तरीके से। तो और इसीलिए उनको जो है कि एक ये मौका भी मिला है ये इल्ज़ाम लगाने का कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जो है कि कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें नहीं जीत के आ पाई, 70 मांगी लेकिन नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा और हमारी सरकार जो है महागठबंधन की नहीं बन पाई। तो ये एक देखिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि दूसरी पार्टी चाहे भले उसकी सहयोगी हो वो उसकी ज़मीन को जो है अपनी तरफ खिसकाए। तो ये तो एक मनोभाव निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के मन में होगा। लेकिन और इस तरह की बातें हमने देखा कुछ आ रही थी, हालांकि न तो लालू प्रसाद यादव ने इस तरह से कोई ऑथेंटिकली कहा, न तो तेजस्वी यादव ने इस तरह की बात कही, लेकिन बाकी मीडिया में और कई तरीके से चल रहा था कि जो है अब तो महागठबंधन टूटेगा और आरजेडी खुश नहीं है, लालू खुश नहीं है और तेजस्वी खुश नहीं है। तो मुझे लगता है इन्हीं सब से कि कहीं कोई इस तरह की बातें न हो आगे चल के,
कांग्रेस ने जो है कि पीके वाला कार्ड खेला है, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि देखिए मूल तो हम सब समझ रहे हैं कि कांग्रेस का एक उद्देश्य रहा है, और जिस तरह से कृष्णा अल्लावेलु को भेजा गया, उन्होंने अपनी पहले ही जो है भाषण में वहां पे जो वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बातें कही है कि जमीन से जुड़ने की बात कही है, संगठन को मजबूत करने की बात कही, तो ये एक तो ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कांग्रेस को कैसे वहां पे जो है कि मोबिलाइज किया जाए, उसको उसमें जान फूंकी जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे बिल्कुल है ही नहीं। हर प्रदेश में यही हाल है, बिहार में भी यही हाल है। तो मुख्य उद्देश्य तो रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को फिर से जीवित किया जाए वहां पे, और कांग्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आए। और ये भी इनडायरेक्टली है कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो महागठबंधन को भी फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि तब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप जो है कि 70 में लड़ते हैं और 19 सीटें ही जीत पाते हैं। तो उसका मुख्य कारण, एक कारण ये था कि ज्यादातर सीटें जो उनको दी गई थी उसमें वो ज्यादा बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था, और आरजेडी के साथ जो महागठबंधन के हिस्सेदारी के साथ जो है उनको बहुत कुछ जो है सफलता वहां मिली। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी वहां पे काम कर रहा है, और पीके का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, और अभी 11 तारीख को और इसका प्रभाव क्या जो है कि हाँ, अगर क्या कन्हैया का कोई प्रभाव पड़ रहा है, या जो यात्रा उन्होंने निकाली है वो 11 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर जो है एक सम्मेलन करने वाले हैं, वो कितना सफल होता है या उस किस तरह का वो दिखाई देता है, उससे एक अंदाजा कुछ लग सकता है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, प्रशांत किशोर एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, खासकर युवाओं के बीच में। हाँ, हमने लगातार देखा उन्होंने जो पदयात्रा करी अपनी, वो उसमें काफी युवा उनके साथ आकर्षित हुए हैं। जो युवा और वो लोग जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू सबसे जो है नाखुश हैं, जो आरजेडी से भी जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है या उस तरफ आकर्षित नहीं है, जो एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है पीके की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिकली ये भी खेला गया है इसमें कि युवाओं को फोकस करके, बेरोजगारी को फोकस करके जो है कि आप युवाओं को आकर्षित करें और उनको जो है कि पीके के जो है कि जो पाले से जो है खींच के लाएं। क्योंकि हमने देखा बहुत से लोग उस तरफ गए, पुराने जो है आरजेडी के बहुत से जो है, देवेंद्र प्रसाद यादव हमें याद है, जो मंडल साहब वो सारे लोग आए, देवेंद्र प्रसाद यादव गए, मोनाजिर हसन गए, सबने छोड़ भी दिया, ये बात भी सच है ना। पर मृत्युंजय शर्मा जी ये बताइए कि मुसलमान वोट बैंक का बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स नजर आते हैं। कन्हैया बहुत पॉपुलर है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। तो अब कन्हैया उतर गए हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई आपके संख्या के हिसाब से हम आपको सीटें देंगे, आप लालटेन में तेल की तरह मत जलिए जैसे आरजेडी ने आपका इस्तेमाल किया है। तो प्रशांत किशोर भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि आप याद करिए तो अब जो संख्या मुसलमानों की है उस हिसाब से ना तो लोकसभा में उन्हें टिकट मिलता है और ना ही विधानसभा में टिकट मिलता है। तीसरी तरफ आरजेडी भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि मुसलमान जाएंगे कहां, वो तो मेरी तरफ आएंगे। पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार बोल रहे हैं, और अभी ओवैसी का आना बाकी है, वो भी कूदेंगे और वो बताएंगे कि कैसे नीतीश ने तुमको ठगा, कैसे लालू प्रसाद ने तुमको ठगा, और तरह तरह की बात करेंगे, तो एक और स्टेक होल्डर पहुंचेगा। तो क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में स्थिति ऐसी बनती जा रही है, एक अनार 100 बीमार? आप अगर अल्पसंख्यक वोटों की बात करेंगे तो ज्यादातर स्टेट्स में जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हावी है वहां करीब करीब यही स्थिति है। बिहार में एक आध स्टेक होल्डर इनफैक्ट उसमें भी बढ़ जाते हैं। आपने बहुत सही कहा कि एक तो कांग्रेस और राजद ऑलरेडी बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका, वोट से उसका, ये दोनों साथ में रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अलग होते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा। तीसरा, प्रशांत किशोर अलग ही लड़ने वाले हैं करीब करीब, तो वहां कुछ वोटों का बंटवारा होगा। ओवैसी अलग ही लड़ने वाले हैं तो वहां कुछ वोटों का बंटवारा होगा। हमने पिछली बार चुनाव में देखा भी है कि ओवैसी ने जस्ट एंट्री ली है चुनाव में और 5 सीटें सीमांचल से वो जीत कर आ जाते हैं, तो सोचिए कितना प्रभाव होगा जो स्पेसिफिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में आप देखिएगा किसी न किसी प्रकार से अगर राजद कांग्रेस को साथ नहीं रख पाती है, प्रशांत किशोर का इफेक्ट कम नहीं कर पाती है, ओवैसी का इफेक्ट कम नहीं कर पाती है, जो मुश्किल है इनफैक्ट अभी के दौर में,
तो सबसे ज्यादा नुकसान जो राजद का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसी को होने वाला है इनफैक्ट। और देखिए, ये भी यहाँ भी एक बार्गेनिंग चिप है कांग्रेस का, कि साफ साफ कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हमें साथ रखो, नहीं तो अगर हम अलग लड़े तो अल्पसंख्यक वोट तो हम बहुत आसानी से तुम्हारा बांट ही देंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे वो दिल्ली को कोट कर रही है, आप देख लीजिए। इनफैक्ट दिल्ली का जो रिजल्ट है पंकज जी, वो एक तरह से बार्गेनिंग चिप बन गया है। वो बता रही है हर जगह कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने हठधर्मिता में हमें अलग रख के कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, देखो हम तो कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। इसीलिए जहां कहीं भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां उनको कांग्रेस के सहारे की जरूरत है। हमारे बिना लड़ोगे तो हम लड़ेंगे, अपना जनाधार तो बढ़ाएंगे ही, तुम्हारा भी वोट काटेंगे, और फाइनली तुम ही हारोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही है। एक दो स्टेटमेंट्स जो आप देखिए, इनफैक्ट राहुल गांधी अभी पटना में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जातीय जातीय जनगणना पे, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जो जातीय जनगणना हुई है वो तो ऐसी फर्जी था, उसका डेटा को हम नहीं मानते हैं। वो देखिए, लीग से हटकर उन्होंने बयान दिया, दिखाने की कोशिश की कि जो राजद का प्रिंसिपल था कास्ट सेंसस, हम उसके लिए स्टैंड नहीं कर रहे, हमारा खुद का अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड है इस पे, और जिस तरीके से पिछली सरकार में कराया गया हम उसको भी सही नहीं मान रहे। इसी प्रकार से आप देखेंगे पप्पू यादव, देखिए अब पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ने एड़ी चोटी एक कर दिया पूर्णिया में, पप्पू यादव जीत गए। मुझे लगता है पप्पू यादव उसका भी किसी ना किसी प्रकार से बदला बोल ले, आप उसका वापस अटैक बोले, वो करना ही चाहेंगे। आप उनका एक बयान देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों पहले राजद और कांग्रेस के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ऊंट है और राजद गधा है, ऊंट कितना भी बैठ जाए तो गधे से ऊपर ही रहता है। आप सोच लीजिए, और ये कोई बहुत आइसोलेटेड बयान नहीं है, नहीं, एक केवल प्रकार से केवल जो लीडरशिप केवल है। मृत्युंजय जी यही बयान नहीं है, उन्होंने तो बार जी, बार ये बात कहा है कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। सवाल ये बिल्कुल है बिल्कुल। कि कुछ दिन पहले आलोक मेहता के घर में मीटिंग होती है और आलोक मेहता के घर में कांग्रेस के, आरजेडी के, लेफ्ट के, जो तमाम महागठबंधन का घटक दल है, वो ये कहते हुए निकलता है कि भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव ये कह देते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद चुना जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, जो कांग्रेस अब कन्हैया कुमार को लेकर के लालू यादव की परवाह नहीं की, तो क्या आने वाले समय में आप ये भी देख रहे हैं कि पप्पू को लेकर के भी कांग्रेस लालू की परवाह नहीं करेगी? मतलब पप्पू की एंट्री कब देख रहे हैं आप? ये सवाल मैं और पैनलिस्ट से भी पूछने जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, आप इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे तो कांग्रेस के पास एक्चुअली लूज करने के लिए कुछ नहीं है। अगर गठबंधन जीतती भी है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, दो चार मंत्री पद के पोजीशंस इसको मिल जाते हैं, कांग्रेस लॉन्ग टर्म में इसको फायदेमंद नहीं मानती है। वो चाहती है कि उसका जनाधार बढ़े, जीत जाए गठबंधन में, अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग लड़के जीते। देख लीजिए, पिछली बार 70 सीटें इसे दी गई, कांग्रेस सिर्फ 19 जीत पाई, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि हमें 70 से कम में तो किसी हाल में नहीं मानेंगे, और राजद की अगर माने तो 40-50 से ज्यादा सीटें वो नहीं देने जा रही है। तो अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स ना सिर्फ मुख्यमंत्री पोजीशन के लिए, देखिए एक तरह से चर्चाएं होने लगी है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट तो किसी भी हाल में मिलना ही चाहिए कांग्रेस को। दूसरी तरफ विकास साहनी भी कहते हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का आश्वासन चाहिए, तभी हम आपके साथ जाएंगे। क्योंकि फिर से इन पार्टीज को लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। लूज करने के लिए अगर सबसे ज्यादा इस पूरे इक्वेशन में है तो राजद को है। राजद जानती है कि इन पार्टियों के सहारे के बिना हम किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो एक मौका है जिसके बदौलत हम चुनाव जीत सकते हैं, वो भी बहुत कम चांसेस है। तो बेयर मिनिमम इनका सपोर्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है इस बार्गेनिंग में कांग्रेस अब से, अब देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होगी। जिस प्रकार से उन्होंने कन्हैया को उतारा है, पप्पू यादव को भी मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है कि एक अच्छा रोल देने जा रहा है सीमांचल के एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा प्रोफेसर सुधांशु कुमार, अगर मैं आपके पास आऊं और मेरा सवाल आपसे है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक में कन्हैया की पैठ है, मुस्लिम वोट बैंक में तो पप्पू की भी पैठ है, खासतौर पर सीमांचल की मांग तो वो कर रहे हैं ना कि सीमांचल अलग राज्य बनाओ। और आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में तो यहां तक कह दिया था कि अरे भाई, अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो पप्पू यादव को मत वोट देना, एनडीए को वोट देना। बाद में वो इस बयान से मुकर गए, बोले मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया। पर ये तो सबको पता है कि कांग्रेस उनको लड़ाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस सिंबल देती, उससे पहले ही आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल देकर के महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। लेकिन पप्पू यादव जीते और बतौर निर्दलीय जीते, पर अपने आप को कांग्रेसी सांसद कहते हैं कांग्रेस ऊंट है और आरजेडी गधा है। सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए
भाई कन्हैया, युवाओं के लिए कन्हैया उतर गए। क्या आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में कांग्रेस पप्पू यादव को भी लेकर के लालू की परवाह नहीं करेगी और पप्पू की एंट्री इस यात्रा में कभी भी हो सकती है? आपके पास ऐसी सूचना है क्या? नहीं, एक सूचना देखिए जो ये है कि पप्पू यादव जी केवल पब्लिक में ये बयान नहीं दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी, मतलब इनडायरेक्टली उनका कहने का यही होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी नहीं है अभी के हिसाब से गठबंधन का। और जो मेरे पास जानकारी है वो ये बात कांग्रेस के लीडरशिप को भी बता रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा होने की स्थिति में नहीं। आप मतलब वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो, लीडरशिप बाद में तय। और आपको एक चीज और आपने गौर किया होगा, पप्पू यादव जी अपने अभी जितने भी इंटरव्यूज उनके देखे गए उसमें लगातार वो इस तरह से अपने को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। आप वो ध्यान से सुन देखिएगा, एक दो चैनल का मैंने देखा तो वो कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि कहीं मैं क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता हूँ। कोई मतलब वो नाम नहीं ले रहे हैं तेजस्वी का, लेकिन वो घुमा के कह रहे हैं कि एक परिवार का और ये का वही क्यों होगा और लोग क्यों नहीं हो सकते। और ये चीजें उन्होंने जो कांग्रेस लीडरशिप को भी ये मैसेज देने की कोशिश की, जो मेरे पास जानकारी है कि भाई आप इस तरीके से मत करिए कि पहले से भी आप मंत्री का चेहरा बनाइए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज जरूर अलग अलग करना चाहूंगा। कांग्रेस लीडरशिप को कम से कम इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लीडरशिप जो है तेजस्वी के हाथ में रहेगी। यहाँ पर मुझे जितनी मेरे पास जानकारी वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पप्पू यादव जी के प्रेशर बनाने के बावजूद भी वहां पर कोई कांग्रेस लीडरशिप उनके साथ कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है या उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूँ, पप्पू यादव जी की भूमिका तय जरूर होगी, क्योंकि वो पप्पू देखिए कन्हैया जी का अपना एक जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और एक तरह का जो युवा चेहरा है। और जो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी जिसकी तरफ हम लोग को चर्चा करनी चाहिए कि जो एंटी मोदी वोट खाली मुसलमान का मामला नहीं है। मुसलमान तो है ही, कन्हैया जी के आने से मुसलमानों का आकर्षण तो हो ही रहा है और बढ़ेगा। पहले से भी पिछले कुछ दिनों में राहुल जी को लेकर भी बढ़ा है मुसलमानों में आकर्षण, और अब ये अगर कन्हैया जिस तरह से यात्रा करे तो वो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन जो एंटी मोदी वोट है उसमें भी इम्पैक्ट करने के लिए कन्हैया का महत्व है, क्योंकि उस तरह की आइडेंटिटी उनकी रही है अभी तक। जितनी भी पॉलिटिक्स कन्हैया की रही है उसमें एंटी मोदी में एक बड़े चेहरे के रूप में वो, क्योंकि बहुत वोकल हैं, बहुत मजबूती से बोलते हैं, तो वो वोट बैंक भी जो मोदी जी को पसंद नहीं करता या बीजेपी से थोड़ी अपनी दूरी रखना चाहता है वो भी आएगा। और पप्पू यादव जी उसके उल्टे में क्या है, उनकी जमीन पे पकड़ है। और खास करके जो वो हिस्सा है सीमांचल का जो हिस्सा है, कोई व्यक्ति एक बार नहीं कई बार निर्दलीय जीत कर आता है। और आप जानते हैं हम सब लोगों ने उनको देखा है, काम करने की उनकी एक शैली है। और खाली एक चीज और भी महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लीडर होते हैं जो काम करते हैं, पप्पू जी के पास दोनों कला है, जमीन पे काम भी कर रहे हैं और मीडिया में उसको मतलब एडवर्टीजमेंट भी बराबर से हो जाता है। आप देखिए एक इंडिविजुअल लीडर है और जितना मीडिया में उनको फुटेज मिलता है, मुझे लगता है कम ही लीडर होंगे जिन अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको शायद इतना फुटेज नहीं होगा मीडिया में, क्योंकि अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो चेहरा तो पार्टी का वो है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जी को ये सुविधा है, उनका अपना एक जो भी उनका मैनेजमेंट है या उनकी जो पकड़ है, और जनता भी पसंद करती है। आप एक चीज गौर करिएगा, 2024 में जब पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिला तो बहुत एक तरह से नाराजगी थी लोगों में। जो वोटर्स जो आरजेडी के वोटर्स हैं उन्होंने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि पप्पू यादव जी को टिकट देने में आरजेडी ने क्यों नहीं, वो आरंगा लगाया। प्रोफेसर सुधांशु तो कुमार वो सारी बातें सही है, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपके पास क्या जानकारी है। जैसे कन्हैया को उतारने में कांग्रेस ने लालू की परवाह नहीं की, बाद में थोड़ा सा ठीक है नेगोशिएट करने के लिए या एक मनाने के लिए एक मैसेज भेज दिया कि भाई पीके की काट है। पर क्या आपके पास यह जानकारी है कि पप्पू को भी कांग्रेस उतार देगी और फिर कोई बहाना मार देगी, कहेगी भाई क्योंकि ये दोनों हमारे इक्के हैं इनको उतारना जरूरी है, आपका साथ भी चाहिए लेकिन हमें मजबूत होना भी जरूरी है, या आपका साथ मिले या ना मिले पर अब मुझे पहले मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि कल मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि दरअसल कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को समझा दिया कि अगर आप 2029 के चुनाव में मजबूत खिलाड़ी होना चाहते हैं तो क्षेत्रीय दल से निपटना सीखिए, उनके टर्म्स पर राजनीति करना बंद करिए। जब तक आप क्षेत्रीय दल से सौदेबाजी नहीं करेंगे बराबर के स्तर पर, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। क्षेत्रीय दल आपको इग्नोर करेगा, 2M दर्जे का ट्रीट करेगा, और जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के कॉस्ट पर पनपा है उसी क्षेत्रीय दल के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमें वैसे राज्यों में अपने को मजबूत करना चाहिए। ये अभी बिहार में दिखा है, ये फिर आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि कन्हैया
ठीक है, कन्हैया सब में पॉपुलर है, कृष्णा अल्लावरू उनको भेजा गया, दलित समाज से आते हैं, पप्पू यादव ओबीसी चेहरा है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस अपने को मजबूत करने के लिए, कई जाति को जोड़ने के लिए, जैसे कन्हैया को उतारी है, पप्पू को भी आगे करेगी और इस यात्रा में कहीं ना कहीं पप्पू शामिल होते दिखेंगे? नहीं, ऐसी कोई मेरे पास जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है पप्पू जी भी इसमें शामिल होंगे। मैं एक घटना आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ था, उसमें पप्पू यादव जी ने पूरी कोशिश की थी कि उनको भी वहां पर एंट्री मिले उस संविधान सम्मान सम्मेलन, चूंकि बापू सभागार में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 5,000 से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन वहां पर पप्पू यादव जी की एंट्री भी नहीं हो पाई। और आपको बताऊं, क्योंकि इनके कुछ लोगों ने वहां पर शोर शराबा भी किया था, नारे वारे लगाए थे, बहुत नाराजगी थी वहां के लोगों के बीच में कि ये तरीका ठीक नहीं है। और पप्पू यादव जी तो अगर कोई बहुत ज्यादा, और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बीच में उनके कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के नारे लगाए, तो लोगों को मतलब दुख हुआ कि ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता जिस तरह से कन्हैया कुमार को बिल्कुल डिफाइन करके और एक स्ट्रेटेजिकली भेजा गया है, अभी पप्पू यादव जी की कोई ऐसी भूमिका तय हुई मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्टता से चलिए आपने बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी लीडरशिप एक स्ट्रैटेजी से चलता है तो उसके कई सारे मोहरे होते हैं, स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपको अभी तक कहीं से भी नहीं दिखा होगा कि पप्पू यादव जी को लेकर कांग्रेस के किसी बड़ी लीडरशिप के स्तर पर कोई चीज की योजना बनी है या कोई प्लानिंग हुआ है कि नहीं इसको यहाँ पर से मान लीजिए मैं आपकी बातों से सहमत हूं। दरअसल मेरी जानकारी में पप्पू यादव प्रियंका गांधी के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी नहीं है। और प्रियंका गांधी जिनका एडवाइस सबसे ज्यादा मानती हैं वो भी लेफ्ट स्टूडेंट लीडर हैं, संदीप सिंह। राहुल गांधी सबसे ज्यादा एडवाइस जिसका मान रहे हैं वो है कन्हैया कुमार, ये भी लेफ्ट स्टूडेंट लीडर हैं। तो दोनों लेफ्टिस्ट ने गांधी परिवार के दो बड़े नेताओं को पकड़ लिया। संदीप जी की छुट्टी हो गई है पंकज जी, अब संदीप जी शायद, मेरे पास जो जानकारी है, संदीप जी अब वहां से वो विदा हो गए हैं। अच्छा, विदा हो गए हो, लेकिन मानते रहे हैं ऐसा कहा जाता है। अगर आप जाएंगे जो कांग्रेस कवर करते हैं पत्रकार, आप उनसे बात करेंगे, वो इस तरह की बात करते हुए सुनाई पड़ेंगे। मैं कोई प्रियंका की राजनीति को कभी कवर नहीं किया हूं, दूर से समझने का प्रयास किया है, आसपास कई बार गया हूं, पर जो उनको कवर करते हैं वो कहते रहे। सवाल यह है कि बिहार पर जिस तरीके से कांग्रेस की नजर है पीयूष पंत जी, और कांग्रेस जिस तरीके से बिहार पर नजर रखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि आरजेडी सहज होगी। अगर लोकप्रियता की कसौटी पर परखा जाएगा तो सिर्फ एक चीज नेगेटिव जाता है कन्हैया कुमार के, वो कहा जा सकता है वो अगड़ी जाति से आते हैं, ये कह करके उनको रन डाउन किया जा सकता है। पर मुस्लिम वोट बैंक के बीच में या एंटी मोदी वोट बैंक के बीच में कन्हैया भी कम पॉपुलर नहीं है। इसलिए आपको नहीं लगता कि दरअसल राहुल गांधी ने भले प्रस्ताव, मैसेज भेजा हो लालू प्रसाद को कि पीके की काट के लिए हमने कन्हैया को उतारा है, पर कन्हैया दरअसल चुनौती पेश तो किसको करेंगे? तेजस्वी को ही करेंगे ना, और किसको करेंगे? हाँ पंकज जी, निश्चित रूप से देखिए, ये एक इस तरह का मैसेज तो निश्चित रूप से जाता है, क्योंकि वो दोनों युवा हैं। और अगर कांग्रेस जो है कि कन्हैया कुमार को काफी आगे तक ले जाती है इस पदयात्रा के बाद भी, और एक बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश करती, निश्चित रूप से खतरा तेजस्वी को ही होगा। और मुझे लगता है यही कुछ न कुछ इस बात को लेके ही आशंका जो है लालू प्रसाद यादव के दिमाग में भी है और दिल में भी है, क्योंकि वो जो है कि तेजस्वी को डिक्लेयर कर चुके हैं अपना सक्सेसर। और तेजस्वी के लिए भी ये के लिए अब मुख्यमंत्री का पद संभालना जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि कह सकते हैं कि स्टेक पे है। तो निश्चित रूप से खतरा दिखाई देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि एक युवा आ रहा है, अगर वो लोकप्रिय होता है तो खतरा निश्चित रूप से जो है कि वो तेजस्वी को ही लगेगा और लालू प्रसाद को भी लगेगा, मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझाने में शायद सफल हो गई है कि देखिए, हम आपको कोई खतरा पैदा नहीं होगा ना, तो हम कन्हैया कुमार को जो है कि एक चेहरा बनाने जा रहे हैं, या वो, क्योंकि देखिए कांग्रेस का बहुत ज्यादा सीटें हासिल कर पाना मुझे नहीं लगता कि उतना संभव है। जो हालात हैं, अगर आने वाले 2-3 महीने में कांग्रेस इस तरह की यात्राएं कर रही है तो कोई ग्राउंड हासिल कर पाती है तो कोई इस तरह की बातचीत हो सकती है। लेकिन कम से कम इस बार
ये वो समझाने में सफल हो सकती है कि देखिए हम महागठबंधन की बात करें और अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें लेके आनी होगी और उसमें युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, क्योंकि कुछ युवा जो हैं वो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, वो तेजस्वी के प्रति आकर्षित हैं और जो उनका पूरा पूरा एजेंडा है नौकरी देने का, और तमाम उन्होंने जिस तरह की नौकरियां दी भी जब वो डिप्टी सीएम थे, तो वो तमाम चीजें। लेकिन जो बाकी क्लासेस हैं, जो बाकी कास्ट हैं, उनके युवा, खासकर मुसलमान, देखिए मुसलमान इस समय सेंटर ऑफ, आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत से लोग हैं जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ अब मुसलमानों का, क्योंकि पीके की तरफ काफी कुछ हमने देखा उपचुनावों में, एक अच्छी खासी संख्या जो है मुस्लिम समाज की जो है वो पीके की तरफ आई थी, उनको वोट दिया था उनके कैंडिडेट्स को। तो एक ये कांग्रेस शायद जो है लालू प्रसाद को समझाने में सफल हो गई है कि पीके से, क्योंकि ओवैसी भी आ रहे हैं सीमांचल में, जो ओवैसी, हालांकि मुझे ये लगता है कि ओवैसी जो पिछली बार के चुनाव थे उसमें उन्होंने काफी सफलता प्राप्त करी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं संतोष था मुसलमानों के बीच में और वो ये समझाते थे कि आपका तो इस्तेमाल होता है, आपको कुछ दिया नहीं जाता है। उसको लेके जो है मुस्लिम समाज जो निश्चित रूप से एक विकल्प देख रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो है कि ओवैसी के जो है कि 4 के 4 जो है एमएलए जो है वो चले गए आरजेडी में, तो ओवैसी के लिए इतना आसान इस बार मुझे लगता है। इसलिए कांग्रेस एक इमर्ज कर रही है, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, हमने दिल्ली में भी देखा। हालांकि दिल्ली में उतनी सफलता नहीं मिली कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने में, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो है कि आए वहां शिफ्ट हुए हैं। तो एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव के रूप में मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस को देख रहा है। तो इस बात को मुझे लगता है कि आरजेडी को समझाने की, हम जो है कि पीके का जो वोट बैंक है, जो उनकी तरफ लोग जा रहे हैं, उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आरजेडी की समझ में आ गई, लालू प्रसाद जी की समझ में आ गई, और भविष्य तेजस्वी का भविष्य अगर उनके समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये देखिए टूट गया कांग्रेस की वजह से जो है कि अगर ये अलायंस टूट जाता है तो फिर यह है कि फिर तेजस्वी यादव के लिए दोबारा नहीं, वो देखिए फिलहाल ये एक कांग्रेस में एक दूसरी सोच भी चल रही है। मुझे लगता है सुधांशु जी इस बारे में बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मृत्युंजय जी से मैं पूछ लूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में पॉलिटिक्स प्ले किया, उससे एक बात बहुत साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में अब ये थॉट काफी तेजी से लोगों के दिमाग में, नेताओं के दिमाग में चलने लगा है कि अरे भाई, जो क्षेत्रीय दल हमारे कॉस्ट पर जन्मे हैं, सत्ता में आए हैं, जब तक वो नहीं हारेंगे, वो नहीं उतरेंगे, तब तक हमारा रिवाइवल नहीं हो सकता है। और इसीलिए कांग्रेस ने ठान लिया कि हम डूबे तो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। और इसलिए उसने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को एक बार उतार दिया। अब आप यकीन मानिए, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, मैं कई लोगों से बात करता था, कांग्रेसी जितने खुश थे उतने भाजपाई खुश नहीं थे अरविंद केजरीवाल को हरा करके। आप इस बात का यकीन मानिए, क्योंकि कांग्रेसी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मौके का फायदा उठा करके हमारी छाती पर चढ़ करके रूल किया और सारा वोट बैंक हथिया लिया। अब वो सत्ता से उतरे हैं, एंटी मोदी वोट बैंक हमारे पास ही आएगा सूनर और लेटर। हो सकता है बिहार में भी इस तरह की बात हो कि आरजेडी बैक सीट ले और तब एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो कि हम कई जातियों का समागम कर अल्लावरू दलित रिप्रेजेंट करेंगे, पप्पू यादव ओबीसी करेंगे, कन्हैया मुसलमान के बीच में भी पॉपुलर हैं, युवाओं के बीच में भी पॉपुलर हैं। एक एस्पिरेशन जगाया जा रहा है रोजगार कि भाई रोजगार क्यों नहीं है, पलायन क्यों हो रहा है नीतीश के राज में, शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब हो गई, और ये जो जातियों का जो बंधन है इसको तोड़ा जाए। जातियों के बंधन को तोड़ने का प्रयास तो पीके भी कर रहे हैं, जाति बंधन तोड़ने का प्रयास ये भी करेंगे, मेरे काम को देखो, मेरी जाति मत पूछो। वैसे भाजपा वाले कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो उनका तो हिंदुत्व का राग है, लेकिन इनका क्या राग है? इनका राग है भाई जाति पाति छोड़िए, जो कांग्रेस का वोट बैंक सभी जाति का, सभी धर्म का रहा है, वो हमारे साथ जुड़ी है। तो एक बार जब आरजेडी पीछे हटेगी तो कांग्रेस को बेहतर पॉसिबिलिटी नजर आएगी। क्या सुधांशु जी आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, दोनों में फर्क है। आपको ना, मतलब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आरजेडी में एक बड़ा फर्क क्या है कि आरजेडी का कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन बिहार से बाहर नहीं है
और आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल एस्पिरेशन बिहार से बाहर एक राज्य में नहीं, कई राज्य में था, और एक राज्य में वो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। गुजरात तो उदाहरण है जहां पर 50-50% वोट जो है दोनों के बीच में हो चुका है। 40% वोट वाली कांग्रेस जो है, उसके आधे वोट गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी ले गई। हरियाणा में डिस्टर्ब कर रही थी, गोवा में डिस्टर्ब कर रही थी। तो ये लगभग लगभग, और आपको एक चीज यहाँ पर और भी पंकज में क्लियर कर दूं, जो नेशनल लीडरशिप है वहां पर, तो नेशनल लीडरशिप बात बात बहुत दिन तक झिझक में रहा कि हमको क्या डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन मतलब ये आम आदमी पार्टी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंदर बहुत क्लियर कट ये हो चुका था कि अगर हमने इस बार भी कोई समझौते की कोशिश करी तो फिर कांग्रेस दिल्ली में कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे करके हम सिमट जाएंगे, और सिमट चुके हैं, लगभग अब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन था, और उसमें आपको मैं बताऊं, संदीप दीक्षित जी हो, अजय माकन जी हो, और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हो, इन लोगों ने एकदम क्लियर कट मन बना लिया था कि जो भी होगा हम यहाँ पर तो चुनाव ही लड़ेंगे, हमें कोई समझौता नहीं करना। वो देखिए सुधांशु जी, पड़ा है आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिहार में अलग स्थिति क्या है? यहां भी तो आप सिमट ही गए। मैं चाहूंगा मृत्युंजय जी आए। मृत्युंजय जी आपको जवाब दे देता हूँ, एक बिहार वाला जवाब दे देता हूँ पंकज जी। देखिए, बिहार में सिमट गए हैं, और अभी ऐसे कि वहां भी कांग्रेस अगर चाहे तो इस स्ट्रेटजी से चल सकती है। खोने के लिए हमारे पास, मतलब कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? सरकार बनती है तो भी, नहीं बनती है तो भी कांग्रेस को कोई बहुत बड़े नुकसान में कांग्रेस चली जाएगी तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या है कि एक अलायंस जो है, पुराना अलायंस है, और उसने लगभग लगभग साथ दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर अभी तक तो ये फीलिंग नहीं आई है कि नहीं नहीं हम एकदम बिल्कुल अलग होकर लड़ेंगे, चाहे हारे चाहे जीते। चलिए, वो वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं है। चलिए, बिल्कुल यहाँ ये है कि इसका एक सेकंड बस जी, कि दो चीजें जो अभी यात्रा हो रही है, जो कांग्रेस का जो वर्किंग है, उसका तत्कालिक फायदा महागठबंधन को होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होगा आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, चलिए, बिल्कुल आप तात्कालिक फायदा। लेकिन एक बात मृत्युंजय जी आप बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली का स्टेट लीडरशिप बिल्कुल विरोध में था और वो मान बैठा था कि अगर इस बार भी हम आपके साथ रहते हैं तो फिर कांग्रेस उठ नहीं पाएगी। ये बताइए बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है क्या? बिहार में इसी अखिलेश सिंह के खिलाफ एक ग्रुप है ना जो कहता है हमें लालू जी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम ऑलमोस्ट मिट चुके हैं और आने वाले समय में मिट भी जाएंगे। उसमें मैं नाम भी बता देता हूं, शकील अहमद खान भी हैं, खुद कन्हैया कुमार हैं और अजीत शर्मा हैं। ऐसे कई सारे नेता हैं जो मानते हैं कि इनके पीछे हम चले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और इसीलिए जो कांग्रेस के लिए वफादार हैं वो अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसी अखिलेश सिंह के लिए ना लालू यादव ने कि श्री कृष्ण हॉल में क्या कहा था कि हमने सोनिया जी को फोन किया और अखिलेश को राज्यसभा भेजा, और उस समय क्या बेइज्जती हुई होगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि भाई कांग्रेस से कौन राज्यसभा जाएगा ये भी लालू जी तय कर रहे हैं बिहार में। और भरी मीटिंग में कहा जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कहा जा रहा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या रहेगा? आपको नहीं लगता मृत्युंजय जी जो कांग्रेस का वफादार है उसके दिलो दिमाग में यह बात तो चल रहा होगा कि ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस को अगर खड़ा करना है, पुराना ग्लोरी वापस लेना है, तो हमें अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और कम से कम अलग रास्ता नहीं अख्तियार करें तो हम इनके पिछलग्गू नहीं बने, बराबर का अलायंस हो जैसे जेडीयू बीजेपी का होता है। जी पंकज जी, एकदम मानवीय प्रवृत्ति होती है सिग्निफिकेंट फील करने की किसी भी तरीके से। तो एक कहा जाता है कि लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, उनको लगता है कि बाकी लोग उनसे प्यार करें। अगर प्यार नहीं भी करें तो थोड़ा बहुत सम्मान दे दें, और अगर थोड़ा बहुत सम्मान भी ना दे सके तो कम से कम उनसे डरे, लेकिन किसी भी तरह से वो सिग्निफिकेंट रहना चाहते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी यही है, वो प्यार वाला और सम्मान वाला स्टेज उसका खत्म हो चुका है। तो कांग्रेस अब जानती है, कांग्रेस दिल्ली में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, जहां कहीं भी वो क्षेत्रीय दलों के साथ है उसकी स्थिति नगण्य के बराबर है। वो 2-4-5% वोट काट सकती है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस एक ऐसे स्टेज में है जो मैंने कहा वो सम्मान वाला स्टेज पार कर चुकी है। तो अब कह रही है कि सम्मान तो तुम मुझे ऐसे भी नहीं दे रहे हो। जो क्षेत्रीय दल है वो तक उनको मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस इंडी गठबंधन को लीड कर रही है या राहुल गांधी हमारे नेता रहेंगे देश में, वो तक मानने को तैयार नहीं। तो कांग्रेस अब कह रही है तो अब तुम्हें हमसे कम से कम डरना पड़ेगा। जो 5%, 7%, 10% वोट हम ला पाते हैं इन राज्यों में, ये अगर तुम्हारे साथ हम नहीं जोड़ते हैं तो आपकी क्या हालत होगी, ये आप दिल्ली से सीखिए।
और मुझे लगता है बिहार में भी उनकी स्ट्रैटेजी मोटा मोटी यही होगी। वो राजद को यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि एक तो आपकी स्थिति ऐसे ही कमजोर है, आप एनडीए गठबंधन के सामने ऐसे ही 19 है, और अगर हम आपसे अलग हो गए किसी भी तरह से, तो वो 5-7-10% वोट हमने हटा लिया, तो आपकी जीतने की स्थिति तो जीरो हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा बार्गेनिंग पावर अभी कांग्रेस के पास है। आप देख लीजिए इसी कारण से, और लालू जी भी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ है। अभी होली में भी जो उनका संदेश आया वो बहुत क्रिप्टिक था, आप लेकिन उसको देखिए कि पुरानी भूली बातें भूल कर आओ आओ नई शुरुआत करते हैं। और उसका पूरा का पूरा मैसेज का इंटेंशन यही था, और नीतीश जी की तरफ था, कि किसी प्रकार से जेडीयू साथ आ जाए, क्योंकि वो भी बैलेंस को देख रहे हैं कि बहुत बिगड़ता हुआ है कि अगर कांग्रेस साथ में आई भी, अगर साहनी जी की वीआईपी पार्टी साथ में आई भी, तो ये इतना बार्गेनिंग करके आएंगे। एक तो सीटों की संख्या जो मांगेंगे, कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, और सबको पता है कि अभी जो सबसे ज्यादा डेस्परेट स्थिति है वो तेजस्वी यादव की है और लालू जी की है। वो मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं अपने बेटे को, तो डेस्परेशन में वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ के भी देने को तैयार हो जाएंगे, और इस चीज को ये लोग फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। और अभी से कन्हैया को उतारने की, पप्पू यादव को उतारने की, इस प्रकार के बयान देने की, तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार नहीं है, इसका पूरा इंटेंशन ही यही है कि अभी से वो प्रेशर टैक्टिक्स लाया जाए और कहा जाए कि देखो हमें लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम जो मांगेंगे मोटा मोटी हमें वो दे दो, नहीं तो फिर हम अलग चले जाएंगे, और इस बात से आपको डरना होगा कि हमारे अलग जाने से आप हार जाएंगे बिहार से। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है पीयूष पंत जी। अगर हम मान भी लें सुधांशु कुमार की बात कि भाई आरजेडी पुरानी एलआई है, उससे अलग होने का कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास जो कई दल कर रहे हैं, और खास तौर पर वीआईपी 60 सीटें मांग रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, वीआईपी 60 सीटें मांग रही है, आरजेडी दबाव में होगी, और तेजस्वी यादव को लग रहा होगा कि मुस्लिम वोट बैंक का एकमात्र स्टेक होल्डर अब आरजेडी नहीं रह गई है। प्रशांत किशोर भी हैं, असुद्दीन ओवैसी भी हैं, जेडीयू भी है, कन्हैया कुमार भी हैं, कांग्रेस भी जोरदार बैटिंग कर रही है, और अभी पप्पू यादव का आना बाकी है। कम से कम सीमांचल में उनका भी असर होगा। आपको नहीं लगता आरजेडी सख्ते में होगी? हाँ पंकज कुमार जी, सख्ते में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ निश्चित रूप से पशोपेश में है, और एक कहीं ना कहीं डर भी उसको है कि ये लोग जो है कि ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो हम कैसे अपनी सीटें कम करेंगे या कितनी सीट दे पाएंगे। तो लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे अभी को पैनलिस्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद जो है वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें तेजस्वी यादव को अगर बैठाना है कुर्सी पे, तो हमें एक समीकरण बनाते हुए इन सभी पार्टियों के साथ जो है एक गुलदस्ता सजाते हुए, और वो बनाना पड़ेगा महागठबंधन के साथ ही जो है हमें ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, और इस तरह से सीटों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है कि वो जो है कि सत्ता पे हम चलिए, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। जैसे अखिलेश सिंह इस यात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आगे पप्पू यादव भी दिखाई पड़ेंगे? हाँ देखिए, निश्चित अखिलेश पहले खबर थी अखिलेश सिंह भी नाराज हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इस यात्रा में दिखे, और बल्कि कन्हैया से आगे वो दिखाई दिए, जितने वो आगे की तरफ अपनी कोशिश कर रहे थे अपने को प्रोमिनेंट दिखाने की। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, वो मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से जो है पप्पू यादव भी ज्वाइन करेंगे इस यात्रा को। कब करेंगे ये थोड़ा अभी टाइमिंग की बात है, और लेकिन वो देर सवेर वो ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से, अब देखिए जो ऑब्जेक्शन है आरजेडी का, उस तरीके से बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो अभी फिलहाल नहीं देना चाह रही है, वो अपने को मजबूत करना चाह रही है, और इस यात्रा के बहाने जो है, इस यात्रा के माध्यम से तमाम युवाओं को जो है, बेरोजगार युवाओं को, दूसरे युवाओं को, हर तबके के लोगों को जोड़ना चाह रही है। तो पप्पू यादव ने कहा, और सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव का बहुत अच्छा असर है, ये हमने देखा है, तो निश्चित रूप से वो पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से वो करने वाले। ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का, प्रोफेसर सुधांशु कुमार, मृत्युंजय शर्मा जी, पीयूष पंत जी, इस इंटरेस्टिंग डिबेट में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, क्योंकि हमने अंदर की खबर बताई कि राहुल गांधी का मैसेज क्या पहुंचा लालू प्रसाद के पास, और जो मैसेज पहुंचा उससे इतर
कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है और पप्पू यादव की एंट्री भी क्या इस यात्रा में होने वाली है। दरअसल कांग्रेस अब अपने टर्म्स पर राजनीति क्यों करना चाहती है और कैसे एक एक पत्ते को आगे कर रही है कांग्रेस, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।